आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमेर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद मामले का मुकाबला करने के प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में लव जिहाद के नाम पर कई हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम के रूप में कार्यभार संभाला, हिंदू अब सुरक्षित महसूस करते हैं। कानून और व्यवस्था इतनी नियंत्रण में है कि गुंडे कोई भी अपराध करने से पहले हजारों बार सोचते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जो योगी आदित्यनाथ जी, हमारे बाबा जी, जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हैं तब से लेकर आज तक हिंदू अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर तो इतना अच्छा कंट्रोल हो गया है, गुंडाइज्म करने के लिए भी हजार बार सोच रहा है। और उत्तर प्रदेश में कईयों वर्षों से लव जिहाद नाम से एक षड्यंत्र किया जा रहा था, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा था। और बहुत वर्षों से बाबा जी की इच्छा थी कि ये लव जिहादियों को सबक सिखाना है। ये सभी चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के ऊपर बहुत ही जल्द कानून बनने वाला है। और कानून में इतना अच्छा प्रावधान योगी जी ने लगाया है कि जो भी लव जिहादी अगर प्रूव होता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा तक का प्रावधान उस कानून में लाने की। अदालत ने आज उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। पूर्व में दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर आरोपियों को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने सीबीआई मामले में आरोपियों की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक और ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 13 अगस्त तक बढ़ा दी। बजट सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीआरएस के बीच बढ़ती राजनीतिक लड़ाई के बीच बीआरएस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीएच मल्ला रेड्डी ने सनसनीखेज टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सत्तारूढ़ दल गृह के साथ कैबिनेट मंत्री पद की पेशकश करता है तो वह कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। विधानसभा लॉबी में मीडिया से बातचीत में बीआरएस नेता ने कहा कि वह कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि क्या मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रमुख मंत्री पद की उनकी मांग स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा अगर बीआरएस तीसरी बार सत्ता में आती तो वह गृह मंत्री होते। उन्होंने फिल्म निर्माण और एक टीवी चैनल लॉन्च करने की भी योजना बना रखी है। विधानसभा चुनाव में बीआरएस की हार ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं मल्ला रेड्डी ने आगे कहा कि उन्होंने एक भी रुपए की आयकर की चोरी नहीं की है और वही थे जिन्होंने भारत के इतिहास में केवल आईटी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार राशन कार्ड पर एक उप समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट बैठक में पात्र लाभार्थियों की पहचान के तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा। अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 1 अगस्त को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया जाएगा और इस विषय पर एक उप समिति का भी गठन किया जाएगा। राशन कार्ड के लिए पात्र बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए अन्य प्रमुख कारकों के बीच आय सीमा और भूमि स्वामित्व जैसे मानदंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा। जो लोग पात्र हैं उन्हें कार्ड मिलेंगे और सन्ना व्यायाम भी मिलेगा। लोकसभा में बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि यह ठाकुर जी का स्वभाव है। आप उनकी मानसिकता समझ सकते हैं। अगर वह इस स्तर तक गिरकर बोल सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कमजोर बुनियाद है। ठाकुर जी की अपनी तरबियत और किस तरह से उनकी सोच विचारें समझ में आ गई। अगर इतना ध्यान से भैया इतना नीचे गिर के बात करेंगे, किसी के इस पे आप सवाल उठाएंगे तो याद रखिए कि आपकी बुनियाद कमजोर है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आज जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महत्वाकांक्षी मेकेदातु परियोजना को लागू करने के लिए हस्तक्षेप करें।
जो आईटी शहर बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों में पीने का पानी सुनिश्चित करेगा। दिल्ली में मेकेदातु परियोजना पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में बारिश के बारे में जानकारी ली। शिव कुमार ने कहा, मैंने पीएम मोदी को बारिश के बारे में सूचित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हमें कर्नाटक और तमिलनाडु में एक साथ बैठने और मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनसे कहा कि जब तक केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता यह मुश्किल होगा। मैंने उन्हें सूचित किया कि कर्नाटक ने 80,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी छोड़ा है, जबकि निर्धारित मात्रा 40 टीएमसी थी। मैंने आपको सूचित किया कि हमें तमिलनाडु द्वारा पानी का उपयोग करने और जो बह रहा है उसका उपयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया कि वह इसकी दोबारा जाँच करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बेहतर होगा कि दोनों राज्य खुद ही इस मामले को सुलझा लें। उन्होंने इस संबंध में एक बैठक बुलाने का वादा किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय का दौरा किया, जहां शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। उन्होंने मेपाड्डी सामुदायिक भवन का भी दौरा किया, जिसे अस्थायी शवगृह में बदल दिया गया है। आनंद बोस ने कहा, मुझे राहत शिविरों का दौरा करने और वहां रह रहे पीड़ितों से विस्तार से बात करने का अवसर मिला। यह हाल ही में हुई सबसे बुरी आपदाओं में से एक है। मैंने केरल के मुख्यमंत्री से बात की, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के संज्ञान में यह मामला लाया। प्रधानमंत्री बचाव और राहत कार्यों के लिए जो भी आवश्यक है उसे करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम पीड़ितों के साथ हैं। वायनाड में खोज और बचाव अभियान पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने कहा कि कल सुबह से ही यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। कल मौसम खराब होने की वजह से हम गति से काम नहीं कर पाए। आज मौसम काफ़ी बेहतर है, बारिश नहीं हो रही है। सेना, एनडीआरएफ, नौसेना, राज्य पुलिस और वन विभाग के साथ साथ स्थानीय स्वयंसेवकों से लगभग 500 से 600 बचाव कर्मी काम कर रहे हैं। मृतकों की संख्या 150 को पार कर गई है और करीब 200 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो जैसे आपको मालूम है, करीब 2-2:30 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था और कल सवेरे से यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। कल थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड से हम नहीं कर पाए। आज किस्मत है कि आज थोड़ा अभी तक इतना मौसम ख़राब नहीं है। हमारे इलाके के अंदर तकरीबन 500-600 एनडीआरएफ, आर्मी, नेवी, स्टेट पुलिस, फॉरेस्ट रेंजर्स और लोकल वॉलंटियर्स जो है अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी कोशिश ये है कि इस ब्रिज को जल्दी से जल्दी हम दोबारा बना सकें, ताकि जो इंजीनियर इक्विपमेंट है, जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट है, उसे हम अंदर दाखिल कर पाएँ इस एरिया में। और जो वहाँ पे जो रबल की खुदाई हो रही है उसमें थोड़ी हमें सहायता मिल जाए। अभी जो कार्रवाई हो रही है वो मैन्युअली हो रही है, गिनती बेचा अपने मैन्युअल एफर्ट से हो रही है, तो उसकी एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं है। आज भी एयरलिफ्ट का है, पर अभी मौसम खुल जाए तो हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पे हैं, लेकिन जैसे ही मौसम खुलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। कल सुबह तक 150 से ज़्यादा फिल्टर मतलब डेथ्स हो चुकी हैं और 200-225 के करीब इंडिविजुअल्स को रेस्क्यू किया गया है। बट अभी ऑपरेशन जारी है और देखते हैं अभी आगे कितने। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।